गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस इकोनॉमिक बॉटनी क्लास में हम बात करने वाले हैं रबर के बारे में। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि रबर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है, जिसका बहुत ज़्यादा व्यावसायिक महत्व है। और यह जो है रबर, जिसे हम पैरा रबर भी कहते हैं, एक पादप से प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे में इस पादप का संपूर्ण अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्लांट के बॉटनिकल नेम की। तो रबर का जो पादप होता है उसका बॉटनिकल नेम होता है हेविया ब्रासिलिनेसिस। हेविया ब्रासिलिनेसिस इसका बॉटनिकल नेम होता है। और इसकी अगर हम फैमिली की बात करें तो यह पादप जो है वो यूफोर्बिएसी कुल का पादप है। रबर जो है वो इसी हेविया ब्रासिलिनेसिस पादप के लेटेक्स से प्राप्त होती है। हालांकि रबर प्राप्त करने के लिए अन्य जो कुल के पादप हैं उनका भी उपयोग किया जाता है, जिनकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। लेकिन 90% या उससे भी अधिक जो रबर की प्राप्ति होती है वो इसी पादप हेविया ब्रासिलिनेसिस से होती है, जो कि यूफोर्बिएसी कुल का पादप है। रबर जो है ये क्या होता है? तो रबर जो है एक कह सकते हैं कि हम ये रबर के पौधे द्वारा स्त्रावित एक सम्मिश्रण है, जिसमें कि हाइड्रोकार्बन, रेजिन, गोंद जो है, इन सभी का एक मिश्रित पदार्थ है जो लेटेक्स के रूप में इस पौधे के तने से निकलता है। उसे ही हम रबर कहते हैं। और बाद में इस रबर की जो है प्रोसेसिंग के द्वारा इसको व्यावसायिक महत्व का जो रबर है वो प्राप्त किया जाता है। तो ये रबर के बारे में सामान्य जानकारी और इसके पादप की सामान्य जानकारी हो गई। और अब हम बात करेंगे इस पादप की उत्पत्ति के बारे में या ओरिजिन के बारे में। तो रबर जो है, यह जो पादप है रबर का, जिसको हम हेविया ब्रासिलिनेसिस कह रहे हैं, इसकी उत्पत्ति जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हुई है। उष्णकटिबंधीय जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप या साउथ अमेरिका महाद्वीप का जो ब्राज़ील क्षेत्र है, उस ब्राज़ील की जो अमेजन घाटी है उसमें जो है इस हेविया ब्रासिलिनेसिस पादप की उत्पत्ति मानी जाती है। क्योंकि जो अमेजन नदी वहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में बहती है, तो उसकी जो घाटी है, जो कि ब्राज़ील में हम जानते ही हैं कि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है उसका अधिकांश हिस्सा ब्राज़ील के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में उसी क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो यह जो पादप है वो ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इन सभी जगह पर जंगली अवस्था में ये पाया जाता है। और इसीलिए इसकी जो उत्पत्ति है वो इसी क्षेत्र की मानी जाती है, जो कि एक रेन फॉरेस्ट वाला इलाका है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें इसके कि भारत में जो है ये कब आया, तो भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में रबर को जो है वो बोया जाने लगा। क्योंकि इससे पहले अगर हम इसका ऐतिहासिक अगर इसकी हिस्ट्री देखें रबर की, तो ये जो रबर है वो कोलंबस ने जो है उस दौरान खोजा था, जब वो एक तरीके से अमेरिका की खोज पर थे। तो उस दौरान जो है जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी हैं, तो उन्होंने के रबर के जो प्रयोग है उनको गेंद बनाने इत्यादि में प्रयोग करते हुए देखा था। तो वहीं से जो है इसकी खोज हुई थी। बाद में इसके व्यावसायिक महत्व को देखते हुए जो है अन्य देशों में भी इस रबर का जो है उत्पादन किया जाने लगा था। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो है 19वीं सदी के अंत में जो है रबर को बोया जाने लगा है। और ये जो सबसे पहले इसका वृक्षारोपण किया गया था वो केरल में प्रारंभ हुआ था। और आज भी अगर हम देखें तो भारत के केरल राज्य में ही सबसे ज़्यादा जो है रबर का उत्पादन किया जाता है। हालांकि और भी जो है स्टेट हैं जो कि रबर का उत्पादन करते हैं। विश्व में अगर हम देखें तो रबर का जो
अधिकांश भाग है वो इसी पादप से प्राप्त किया जाता है, जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। इसके अतिरिक्त और भी जो कुल हैं जिनकी बात हम कर रहे थे कि यूफोर्बिएसी, एस्ट्रेसी, सपोटेसी, मोरेसी, एस्कल्पियडेसी आदि कुल के जो पादप हैं उनसे भी जो है रबर प्राप्त किया जाता है, जिसके नाम अलग अलग हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो इंडियन रबर की बात करें तो वो फाइकस इलास्टिका जो कि मोरेसी कुल का पादप है उससे प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा पनामा रबर की बात करें, अफ्रीकन रबर की बात करें, सियरा रबर की बात करें, तो ये जो हैं अलग अलग पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, जो कि लेकिन मुख्य तौर पर जो व्यावसायिक उत्पादन के लिए काम में ले जाने वाले पादप है वो यही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें विश्व में, तो विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व में थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, भारत, चीन, मलेशिया, फिलीपींस, ग्वाटेमाला, ब्राज़ील, श्रीलंका, म्यांमार आदि देश ऐसे हैं जो रबर का अधिकांश उत्पादन करते हैं। अर्थात इन देशों में जो है रबर ज़्यादातर उत्पादित किया जाता है। विशेष करके अगर हम देखें तो मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया जो है ये लगभग 80 से 90% टोटल वर्ल्ड का जो है उत्पादन इन देशों में किया जाता है। और भारत में भी अगर हम देखें तो रबर की जो खेती है, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि मुख्य तौर पर तो केरल में की जाती है। इसके अलावा जो अन्य स्टेट हैं जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और जो है गोवा में की जाती है। तो इस तरीके से ये तो बात हो गई इस पादप की उत्पत्ति की और वितरण की। उत्पत्ति के बारे में आपको बता ही दिया है कि ये जो पादप है वो दक्षिणी अमेरिका के जो ब्राज़ील है उसकी अमेजन घाटी का पादप है, और साथ ही वितरण के बारे में आपको बता ही दिया। इस उत्पत्ति के बाद में अब हम चर्चा करेंगे इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स की, कि क्या पादप के वानस्पतिक लक्षण होते हैं। वानस्पतिक लक्षणों की बात करें तो रबर जो है काफ़ी बड़ा पादप होता है, जो कि ऊर्ध्व अर्थात सीधा पादप होता है। 50 से 60 फीट लंबाई इसकी पादप की होती है और व्यास भी काफ़ी होता है। 6 से लेकर के 8 फीट तक जो है एक पुराने पादप का व्यास हो जाता है, और एक मजबूत, शाखित और तीव्र वृद्धि करने वाला ये पादप होता है। अगर हम इसकी तने की बात करें तो ये गहरे हरे रंग की जो जिस पे चिकनी पत्तियां पाई जाती हैं, और साथ ही चिकनी भूरी और हल्के रंग की छाल जो है इसके स्तंभ पर पाई जाती हैं। पत्तियां जो हैं इसमें एकांतर अल्टरनेट मिलेंगी, साथ ही कंपाउंड मिलती हैं, ट्राइफोलिएट मिलती हैं, और डार्क ग्रीन कलर की इसमें पत्तियां पाई जाती हैं। पुष्प की बात करें तो इसमें एक लिंगी छोटे हरे पुष्प लगते हैं जो कि खुशबूदार होते हैं, और ये जो पुष्प हैं वो 80 माक्षी क्रम में जो है इसमें व्यवस्थित रहते हैं इस पादप के अंदर। पुष्प जो है जैसा कि आपको बताया कि यूनिसेक्सुअल पुष्प होते हैं। हालांकि नर पुष्पों की तुलना में मादा पुष्प थोड़े बड़े होते हैं, और पुष्प क्रम में भी अगर हम देखें तो नर पुष्प नीचे की ओर लगते हैं, जबकि मादा पुष्प जो है वो पौधे के अंदर ऊपर की ओर विन्यासित रहते हैं। फल की बात करें तो फल जो है कैप्सूल फल होता है जो कि त्रिकोष्ठीय होता है। 3 कोष्ठ जो है इस फल के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर प्रत्येक कोष्ठ के अंदर एक तेल युक्त बीज उपस्थित होता है, और यह जो बीज है जब फल परिपक्व हो जाता है, जो कैप्सूल फल जब परिपक्व हो जाएगा तो उसमें स्फुटन होता है, और स्फुटन विस्फोटी विधि के द्वारा ये जो बीज है वो काफ़ी दूर तक बिखर जाते हैं। लगभग 8 से 10 मीटर की दूरी तक ये बीज जो है वो बिखर जाते हैं। तो ये तो बात हो गई इस पादप के वानस्पतिक लक्षणों की। इस पादप के वानस्पतिक लक्षणों को हम इसका जो है ये देखिए, ये चित्र देख करके समझ सकते हैं ये इस तरीके का पादप होता है, ये जो कि आप देख सकते हैं छाल से ढका हुआ रहता है, और काफ़ी बड़ा प्लांट है जो कि काफ़ी अति शाखित रहता है, साथ ही काफ़ी ऊंचाई का होता है। अब हम जानेंगे इस के क्लाइमेट के बारे में कि इसकी रबर की खेती के लिए किस तरह की क्लाइमेट होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको अभी बताया कि हीविया जो है वो एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पादप है, ट्रॉपिकल एरिया जो है उसका पादप है। अमेजन की घाटी में ये पादप पाया जाता है मूलतः। तो ऐसे में इस पादप को उष्ण व नम जलवायु की आवश्यकता होती है, अर्थात कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल
जलवायु जो है इस पादप के लिए ज़रूरी होती है। वर्षा की बात करें तो वर्षा भी इस पादप के लिए ज़्यादा चाहिए होती है। 170 से लेकर के 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जो है इस पादप के लिए आवश्यक है। साथ ही तापमान देखें तो मध्यम तापमान 22 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान की जो आवश्यकता है इसके लिए होती है। हालांकि एक कठोर पादप है जो लगभग 2 महीने तक का शुष्क काल सहन कर सकता है, लेकिन इसके लिए जैसा कि आपको बताया कि लगभग 200 के आसपास जो सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है वो आवश्यक है। और समुद्र तल से लगभग 500 से 600 मीटर ऊंचाई वाले स्थान जो हैं इसकी वृद्धि के लिए काफ़ी अनुकूलित होते हैं। और मिट्टी की बात करें तो दोमट मृदा जो कि एक अच्छे जल निकास वाली हो वो काफ़ी अच्छी रहती है। और इस मृदा का पीएच लगभग 6 के आसपास को हो, अर्थात हल्की अम्लीय प्रकृति की जो मृदा है इसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। तो ये तो बात हो गई इस फसल के लिए आवश्यकताओं की या इसके क्लाइमेट और सॉइल की। अब हम जानेंगे इस फसल के कल्टीवेशन के बारे में, किस तरीके से इसका प्रवर्धन हम कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोपेगेशन है, हीविया का जो प्रवर्धन है वो बीजों के द्वारा या सीड्स के द्वारा किया जाता है। हालांकि बड़ प्रोपेगेशन के द्वारा या कलिका रोपण के द्वारा भी जो है हम इसका प्रवर्धन करते हैं। इसके बीजों की जो जीवन क्षमता रहती है वो काफ़ी कम रहती है, अर्थात अल्पकालिक होती है। इसलिए बीजों को जैसे ही वो परिपक्व हो जाते हैं तो उनको तुरंत ही एकत्र करके जो है इकट्ठा कर लिया जाता है और उनको क्यारियों में जो है उगा लिया जाता है और उगा करके पौध तैयार की जाती है। और इन जो बीजों द्वारा पौध तैयार हो जाती है तो इसे जून जुलाई के महीने में गड्ढों में जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में हम देखें तो पौधे को लगभग 5 मीटर की दूरी पर जो है रोपित कर दिया जाता है काफ़ी, क्योंकि पादप जो है बड़ा होता है तो ऐसे में दूरी जो है वो इनके बीच में काफ़ी रखी जाती है। जब ये पादप 6 से 7 साल पुराना हो जाता है तो इस पादप से जो है रबर का जो निष्कासन वो किया जाता है, अर्थात टैपिंग जो है वो प्रारंभ की जाती है। लेटेक्स की मात्रा इस पादप में समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जो कि लगभग 10 से 12 वर्ष या 15 वर्ष का जब पादप हो जाता है तो उससे पर्याप्त मात्रा में लेटेक्स जो है हमें वो मिलने लगता है, प्राप्त होने लगता है। और 25 से 30 वर्ष की आयु तक इस पादप से जो है रबर का उत्पादन लगातार होता रहता है। और इस फसल के लिए विभिन्न प्रकार के संतुलित जो है उर्वरक भी काम में लेनी चाहिए, चाहे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि जो उर्वरक हैं उनका जो है समय समय पर काम में लिए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके कल्टीवेशन की। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे कि रबर का जो निष्कासन है वो किस तरीके से किया जाता है, जो पूरी प्रोसेस है। इस पूरी प्रोसेस को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला है रबर निष्कासन, दूसरा होता है इसकी प्रोसेसिंग करना और तीसरा होता है इसका वल्कनाइजेशन करना, वल्कनीकरण करना। तो जब पौधा, जैसा कि आपको बताया कि 6 से 7 वर्ष का हो जाता है तो इससे रबर निष्कासन शुरू किया जाता है, जो कि 12-13 वर्ष की अवस्था में पर्याप्त मात्रा में रबर इससे निकलने लगता है। तो रबर निष्कासन के लिए, चूँकि रबर जो है एक लेटेक्स के रूप में होता है जो कि पौधे के तने से निकलता है, तो इसके लिए वर्तमान समय में वैज्ञानिक विधियां काम में ली जाती हैं। और एक जो है निश्चित आकृति का जो चीरा है वो लगाया जाता है विशेष चाकों की सहायता से इस वृक्ष के स्तंभ में। हालांकि जो लेटेक्स निकलता है वो इस पादप की कैम्बियम परत से निकलता है। तो इस लेटेक्स को प्राप्त करने के लिए ज़मीन से लगभग 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के कोण पर तिरछा चीका जो चीरा है वो विशेष चाकों की सहायता से लगाया जाता है। ये चीरे जो हैं वृक्ष पर एक निश्चित अंतराल में लगा दिए जाते हैं। और हालांकि जो चीरे हैं वो अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं, कभी कभी ये वी आकृति में भी लगाए जाते हैं, कभी ये समांतर सर्पिल चीरे लगाए जाते हैं।
तो इस तरीके से ये जो है चीरे लगा करके इस लेटेक्स को इकट्ठा किया जाता है और चीरे लगा करके उसके नीचे जो है वो पात्र को लगा दिया जाता है, जिससे कि चीरे के ठीक नीचे जो रस जो लेटेक्स है वो आकर के उसमें इकट्ठा होता रहता है। जैसा कि आप इस में देख सकते हैं कि देखिए इस तरीके से ये चीरे लगा दिए जाते हैं, 30 डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं ये। और इस चीरे लगाने में ये ध्यान रखा जाता है कि एधा जो है वो नष्ट नहीं हो, क्योंकि एधा से ही जो है कैम्बियम पार्ट से ही ये जो लेटेक्स है वो प्राप्त किया जाता है, निष्कासित होता है। तो इसमें जो है चीरे लगाने में विशेष ध्यान रखा जाता है। और इस पात्रों में जिसमें रबर जो है इकट्ठा हुआ रहता है उसमें स्कंदन को रोकने के लिए कोई एंटीकोगुलेंट्स पदार्थ भी मिला दिए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फॉर्मेल्डिहाइड आदि मिला दिए जाते हैं, जिससे कि ये जो है जिससे इसका स्कंदन नहीं होता है। और चीरा जो है आमतौर पर सुबह के समय लगाया जाता है, क्योंकि उस समय लेटेक्स का जो स्रावन है वो अधिक होता है, तेज़ी से होता है, और दोपहर में लगभग जो लेटेक्स का स्राव है वो बंद हो जाता है। और ये जो लेटेक्स रहता है वो एक लसलसा तरल पदार्थ होता है, जिसमें लगभग 30 से 40% रबड़ रहता है। साथ ही इसमें रबड़ के अतिरिक्त और भी पदार्थ पाए जाते हैं, हालांकि प्रोटीन, एल्कलॉइड्स, रेजिन, स्टार्च, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं, गोंद पाया जाता है। तो ये तो प्रक्रिया हो गई आपकी टैपिंग की। टैपिंग के बाद में नेक्स्ट जो है वो है इसकी प्रोसेसिंग करना। तो ये जो पात्र हैं जिनमें अभी ये लेटेक्स इकट्ठा रहता है, ये आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। और ये जो हमारे पास लेटेक्स प्राप्त होता है कि ये कोलोइडल इमल्सन के रूप में होता है, जिसमें लगभग 30 से 35% पानी की मात्रा भी होती है। इसके अलावा धूल मिट्टी के कण भी रहते हैं और साथ ही कुछ अन्य अशुद्धियाँ भी इसमें होती हैं। तो आगे की प्रोसेसिंग के लिए इसको भेज दिया जाता है, जिसमें निम्न स्टेप जो हैं वो अपनाए जाते हैं। जिसमें पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन का, छानने का, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा एकत्रित रबर होता है इसको विशेष प्रकार की जो छन्नी होती है जो कि धातु की बनी होती हैं, उनमें से इसको छाना जाता है, जिससे में इसमें जो अवांछित पदार्थ होते हैं वो दूर हो जाते हैं। जैसे कि पेड़ की पत्तियों के टुकड़े हैं, छाल के टुकड़े हैं या अन्य अवांछित पदार्थ, उनको दूर किया जाता है। दूसरा जो इसका स्टेप है वो है मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें हाइग्रोमीटर के द्वारा इस रबर में उपस्थित पानी की मात्रा का पता लगा करके उसको स्टैंडर्ड कर लिया जाता है, उसका मानकीकृत कर लिया जाता है। एक निश्चित मात्रा उसमें पानी की रखी जाती है। और नेक्स्ट स्टेप होता है कोगुलेशन या स्कंदन का, जिसमें रबर को स्कंदन कारक पदार्थ जैसे कि फार्मिक और एसिटिक अम्ल के साथ मिला करके स्कंदित किया जाता है। और ये प्रक्रिया मिश्रण को लगातार हिलाते रहने पर पूर्ण रहती है। नेक्स्ट है वॉशिंग एंड रोलिंग। तो इसमें रबर जब ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा तो इसके पश्चात इसमें जो है इसको वॉश किया जाता है, पानी से धोया जाता है और रोलर चला करके इसको सीट के रूप में ढाल लिया जाता है। और जब ये इस तरीके से सीट के रूप में हो जाता है तो इसको बाद में सुखाने का काम जो है किया जाता है, जिसको ड्राइंग ऑफ रबर सीट्स कहते हैं अपन। और ये क्रिया जो है की जाती है स्मोक चैम्बर्स के अंदर। धूम्र कक्ष होते हैं, उनमें लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड से जो कम तापमान रहता है, 40 से 50 डिग्री के बीच का तापमान, उनमें इनको 4 से 5 दिन तक जो है सुखाया जाता है इस रबर की परत को। और इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है वो इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है। और अगला और महत्वपूर्ण इसका जो चरण है वो है वल्केनाइजेशन का, जिसको हम रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। और इस रबर के वल्कनीकरण जो है, हम कह सकते हैं कि रबर का जो वल्कनीकरण है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है, जिसने रबर उद्योग में क्रांति ला दी थी। और ये सन 1839 में इसकी खोज की थी चार्ल्स गुडियर के द्वारा। इन्होंने ही इसकी खोज की वल्कनीकरण की। वल्कनीकरण दरअसल क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो है हम रबर को सल्फ़र और अन्य रसायनों के साथ में उच्च ताप और दाब पर गर्म करते हैं।
अन्य रसायन जैसे कि इसमें मिलाए जाते हैं सिलीनियम, कार्बन के पेरोक्साइड्स हैं, साथ ही नाइट्रो पेरोक्साइड, इन सभी को मिला करके इसको उच्च तापदाब पर गर्म किया जाता है और इस वल्कनीकरण से रबर जो होता है वो ताप प्रतिरोधी हो जाता है। साथ ही इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ विकसित हो जाती है, लचीला हो जाता है, ये इस तरह के गुण जो है विकसित हो जाएंगे और ये प्रॉपर जो है रबड़ की जो क्वालिटी है वो मेंटेन इसमें हो जाती है। वल्कनाइजेशन के बाद जो तैयार रबर होता है उसको व्यावसायिक उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। और अंत में अब हम बात करेंगे इस रबर के उपयोग की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रबर जो है वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा उपयोगी पदार्थ है, जिसका उपयोग विविध प्रकार से किया जाता है। इसके कुछ उपयोग हम देख लेते हैं कि ये जो है एक तो इसका प्रयोग जो है वो शॉक एब्जॉर्बर के रूप में किया जाता है, विशेषकर मशीन और मोटरों को जो स्थिर करने के लिए ये काम में लिया जाता है। विभिन्न प्रकार की पाइप फिटिंग्स में हम देखते हैं तो वहाँ पर जो रबर की जो सीट है उसको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। खेल के जो विविध उपकरण बनते हैं, चाहे वो गेंद है, फुटबॉल है, हॉकी स्टिक्स बनाने में, इस तरीके से जो अन्य खेल के जो उपकरण बनाने में इनका प्रयोग जो है किया जाता है रबर का। साथ ही रेन कोट बनाने में, एडहेसिव टेप बनाने में, गुब्बारे बनाने में, दस्ताने बनाने में, खिलौने बनाने में, विभिन्न प्रकार के उनमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही प्लास्टिक के विभिन्न सामान बनाने में, जूते, वस्त्र, टायर, दस्ताने, चिकित्सकीय उपकरण बनाने में इसका प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक जो प्रमुख उपयोग है रबड़ का वो टायर ट्यूब बनाने में है। लगभग 70% के से अधिक जो रबर है उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के वाहनों के जो टायर ट्यूब बनते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है, जैसे कार के, ट्रैक्टर के या अन्य ट्रक है, बस है, इनके जो वाहनों के टायर और ट्यूब्स बनते हैं उसमें रबड़ का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जूतों के सोल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बिजली के तारों के इंसुलेशन में, अर्थात जो अंदर धातु का तार रहता है उसके ऊपर जो रबड़ चढ़ाई जाती है, रबड़ कोटिंग की जाती है, उसमें इसका प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो विभिन्न प्रकार के केबल्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। गद्दे, तकिए, कुछ फर्नीचर के आइटम्स बनाने में, मोटरसाइकिल्स की गद्दियाँ बनाने में, इनमें भी जो है रबर का उपयोग किया जाता है। साथ ही एक बहुत ही जो क्लासिकल इसका उपयोग है वो ये है कि लिखा हुआ मिटाने के लिए भी रबर का प्रयोग हम करते हैं, इरेजर के तौर पर भी हम काम में लेते हैं। तो ये सारे जो हैं बहुत ज़्यादा इसके विविध उपयोग हैं और ये एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी पदार्थ है जिसका प्रयोग वर्तमान समय में हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये तो थे रबर के यूज, और इसी के साथ आज की हमारी ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की क्लास थी रबर की वो यहीं पर समाप्त होती है। साथ ही रबर में मैं एक बात और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि ये जो रबर होता है वो आइसोप्रीन की इकाइयों का बना होता है। आइसोप्रीन का ये बहुलक होता है। आइसोप्रीन का आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला। आइसोप्रीन का जो फॉर्मूला होता है आइसोप्रीन C5H8 होता है। तो इस इकाइयों से जो है ये मिलकर के रबर बनता है। तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।